इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के मुतालिक। आर्टिकल्स की पहली किस्म को कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स और ये हैं अ और एन। अ का इस्तेमाल ऐसे लफ्ज़ से पहले किया जाता है जो कि एक कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, यानी वो लफ्ज़, माफ़ कीजिएगा, वो लेटर जो कि वावल नहीं होता। यानी जब भी कोई लफ्ज़ ऐसे लेटर से शुरू होता है जो कि वावल नहीं होता बल्कि कॉन्सोनेंट होता है, तो उससे पहले अ का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वो चीज़ तादाद में सिर्फ एक हो। इसी तरह से अगर कोई चीज़ तादाद में सिर्फ एक हो और उसका नाम एक वाल से शुरू हो रहा हो, यानी उसके शुरू में वाल का लेटर इस्तेमाल किया जाता हो, तो उससे पहले आएगा एन का लफ्ज़। अ और एन दोनों क्या हैं? ये हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। जैसे कि अगर हम ये कहें अ बुक, तो इसका मतलब होगा एक किताब, यानी कोई सी भी किताब हो सकती है। तो इस आर्टिकल की मदद से इस बात का तयन नहीं किया जा सकता कि किस किताब के मुतालिक बात हो रही है। इसीलिए इस किस्म के आर्टिकल्स को कहते हैं इनडेफिनिट, यानी जिनकी खसूसियत के मुतालिक बताया ना जा सके। जबकि आर्टिकल्स की दूसरी किस्म है द। इसे कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल, यानी मखसूस आर्टिकल। जैसे कि अगर हम ये कहें द बुक, तो इसका मतलब है वो किताब या फिर ये किताब। जैसे कि अगर हम यूं कहें I read a book, the book was interesting, यानी मैंने एक किताब पढ़ी, वो किताब बहुत दिलचस्प थी। तो किताब के मुतालिक जब पहली दफ़ा बात की गई थी तो अ का लफ्ज़ इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल किया गया था, I read a book। तो ये कोई सी भी किताब हो सकती है, लेकिन इससे आगे चलकर बात की गई द बुक वॉज इंटरेस्टिंग, तो अब यहाँ द का डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जिस बुक के मुतालिक बात हो रही है अब हमें उसके मुतालिक पता है कि ये कौन सी बुक है, यानी वो बुक जो कि मैंने पढ़ी है। अब आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट द गुड न्यूज़, यानी पहले एक अच्छी खबर। देयर आर ओनली 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश, अ, एन एंड द। तो अच्छी खबर यह है कि इंग्लिश में सिर्फ 3 ही आर्टिकल्स होते हैं, अ, एन और द। There are 2 types of articles, indefinite a and an और definite the, और इनकी 2 किस्में हैं, indefinite a और an, जबकि definite the। You also need to know when not to use an article। इस बात का भी पता होना ज़रूरी है कि आर्टिकल का इस्तेमाल कब नहीं किया जाता। आगे पढ़ते हैं। The bad news is that their proper use is complex, especially when you get into the advanced use of English। लेकिन एक बुरी खबर है और वो ये कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल बड़ा ही पेचीदा है, ख़ास करके जब आप आला दर्जे की इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे होते हैं। Quite often you have to work it out by what sounds right, which can be frustrating for a learner। और बाज़ औक़ात आपको जुमले को पढ़कर अंदाज़ा लगाना होता है कि यहाँ किस आर्टिकल का इस्तेमाल दुरुस्त रहेगा, जो कि सीखने वाले के लिए एक खासी कोफ्त की बात हो सकती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की मदद से आप इस मुश्किल पर अबूर हासिल कर सकते हैं। तो चलिए मिलकर आर्टिकल से मुतालिक मश्क करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल और डिटर्मिनर। तो हमने दिए गए जुमलों को आर्टिकल या डिटर्मिनर की मदद से मुकम्मल करना है। आर्टिकल के मुतालिक हम जान चुके हैं, और डिटर्मिनर क्या होता है? ये नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी भी शख्स या चीज़ के नाम से पहले, जिसकी मदद से ये पता चल सके कि किस किस्म के नाउन के मुतालिक बात हो रही है या कौन से शख्स या चीज़ के मुतालिक बात की जा रही है। इसका ताल्लुक नाउन की तादाद से भी हो सकता है, जैसे कि वेरी, माफ़ कीजिएगा, सम या फिर ऑल। तो चलिए मिलकर मश्क को शुरू करते हैं। आई हैव प्लांटेड ब्लैंक रोजेज इन द गार्डन, और यहाँ चॉइसेस दी गई हैं, सम, एनी या फिर नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, यानी इस खाली जगह पर सम या फिर एनी
का इस्तेमाल हो सकता है या फिर यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अगर हम कहें आई हैव प्लांटेड एनी रोजेज इन द गार्डन तो ये दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये बात हो रही है कि मैंने बाग में गुलाब के फूल लगाए। तो यहाँ रोजेस का लफ्ज़ जो है ये तादाद में एक से ज़्यादा की तरफ इशारा करता है, इसलिए यहाँ अ या एन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहाँ इसके बजाय द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। आई हैव प्लांटेड द रोजेज इन द गार्डन, यानी मैंने उन गुलाबों को बाग में लगाया। लेकिन दी गई चॉइसेस में हमारे पास लफ्ज़ है सम, एनी, या फिर अगर हम कोई भी आर्टिकल ना इस्तेमाल करना चाहें तो ये जुमला हो जाएगा आई हैव प्लांटेड रोजेज इन द गार्डन, जिसमें कोई भी डिटर्मिनर या आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ सम का इस्तेमाल कर दिया जाए तो भी ये दुरुस्त होगा। आई हैव प्लांटेड सम रोजेज इन द गार्डन, जैसे कि चॉइस में दिया गया है सम का लफ्ज़, तो इसे हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव प्लांटेड सम रोजेज इन द गार्डन यानी मैंने बाग में गुलाब के कुछ फूल लगाए। अगली एग्जाम्पल, डू यू लाइक ब्लैंक रोजेज। यहाँ भी जो चॉइसेस दी गई हैं वो है सम, एनी या फिर नो आर्टिकल। तो इस जुमले में ये कहा जा रहा है क्या आपको गुलाब के फूल पसंद है। इस जुमले में भी रोजेस का लफ्ज़ जो है वो एक से ज़्यादा फूलों की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ अ या एन का आर्टिकल नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। अगर इन रोजेस के मुतालिक पहले भी बात की जा चुकी हो या इनका हवाला पहले दिया जा चुका हो तो फिर यहाँ इनसे पहले द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। डू यू लाइक द रोजेज यानी क्या तुम्हें वो फूल पसंद है। लेकिन चूंकि द की चॉइस नहीं दी गई तो हम इस्तेमाल करेंगे सी यानी नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। तो ये जुमला इसी तरह से रहेगा, डू यू लाइक रोजेज यानी क्या आपको गुलाब के फूल पसंद हैं, और यह है दुरुस्त जुमला। अब अगली एग्जाम्पल, माई नेक्स्ट डोर नेबर्स आर ब्लैंक जर्मन्स, यानी मेरे साथ वाले घर में जो हमसाए हैं वो जर्मन्स हैं। इस जुमले में सम या एनी के अल्फाज मुनासिब नहीं रहेंगे, बल्कि यहाँ किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो ये जुमला इसी तरह से रहेगा। नेक्स्ट, वी मेट ब्लैंक जर्मन्स ऑन द ट्रेन, यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि हम कुछ जर्मन लोगों से रेलगाड़ी पर मिले, माफ़ कीजिएगा रेलगाड़ी में मिले। तो कुछ का लफ्ज़ जो है वो होगा डिटर्मिनर। तो इस जुमले में दी गई चॉइसेस के मुताबिक सम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है, वी मेट सम जर्मन्स ऑन द ट्रेन। अब अगली एग्जाम्पल, प्लीज़ लेंड मी योर पेन, आई हैवंट गॉट ब्लैंक, यानी बराए मेहरबानी मुझे अपना कलम दे दीजिए। और जुमले के अगले हिस्से में ये कहा जा रहा है कि मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है। अगर यहाँ सिर्फ लफ्ज़ पेन इस्तेमाल किया जाए तो ये दुरुस्त नहीं होगा। आई हैवंट गॉट पेन, तो ये सुनने में मुनासिब नहीं लगता, बल्कि यहाँ अ पेन अगर लिखा जाए तो बेहतर रहेगा और ये हो जाएगा आई हैवंट गॉट अ पेन। तो पूरे जुमले को पढ़ते हैं, प्लीज़ लेंड मी योर पेन, आई हैवंट गॉट अ पेन। अगला जुमला, दिस इंजन हार्डली यूजेस ब्लैंक, पेट्रोल, एनी पेट्रोल या अ पेट्रोल, यहाँ क्या आना चाहिए, दिस इंजन हार्डली यूजेस एनी पेट्रोल, यानी ये इंजन बमुश्किल पेट्रोल खाता है। नेक्स्ट, ब्लैंक नीड्स प्लेंटी ऑफ लव, यानी चाहिए बहुत सी मोहब्बत। किसे, अब यहाँ चॉइसेस हैं अ चाइल्ड, चाइल्ड या फिर इन दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ क्या आना चाहिए, अगर हम कहें चाइल्ड नीड्स प्लेंटी ऑफ लव तो ये इतना मुनासिब नहीं होगा। बेहतर चॉइस होगी अ चाइल्ड नीड्स प्लेंटी ऑफ लव, यानी एक बच्चे को बहुत सी मोहब्बत की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, यू हैव गॉट ब्लैंक लवली लॉन्ग फिंगर्स, यानी आपकी उंगलियां लंबी और खूबसूरत हैं। तो अब यहाँ यू हैव गॉट के बाद क्या लिखेंगे, सम या एनी या फिर कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। यू हैव गॉट सम लवली लॉन्ग फिंगर्स या यू हैव गॉट एनी लवली लॉन्ग फिंगर्स, ये दोनों ही दुरुस्त नहीं होंगे। यहाँ हमें किसी आर्टिकल की या डिटर्मिनर की ज़रूरत नहीं है। ये जुमला इसी तरह से रहेगा क्योंकि हमें उंगलियों की
तादाद के मुतालिक पहले ही मालूम है, सबकी 10 ही उंगलियां होती हैं। नेक्स्ट, डैश बर्ड्स कैन फ्लाई, मोस्ट, द मोस्ट या फिर दोनों ही का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर द मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई कहा जाए तो ये दुरुस्त नहीं होगा। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई ये है दुरुस्त जुमला, यानी ज़्यादातर परिंदे उड़ सकते हैं। अब आखिरी जुमला, ब्लैंक बेबी डियर कैन स्टैंड एज सून एज इट इज़ बॉर्न। तो यहाँ क्या आना चाहिए? अ बेबी डियर कैन स्टैंड या फिर सम बेबी डियर कैन स्टैंड या फिर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। दुरुस्त जवाब है ए, यानी यहाँ आएगा अ और ये हो जाएगा अ बेबी डियर कैन स्टैंड एज सून एज इट इज़ बॉर्न, यानी जैसे ही हिरन का एक बच्चा पैदा होता है तो वो खड़ा हो सकता है। अब एक और मश्क करते हैं। री राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ, पुट इन आर्टिकल अ एंड द टू रिप्लेस एरो साइन वेयर नेसेसरी। तो अब हमने इस पैराग्राफ में हर एरो साइन की जगह आर्टिकल अ, एंड या द का इस्तेमाल करना है, या फिर अगर इनके इस्तेमाल की ज़रूरत ना हो तो हम वहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेयर देयर इज अ, यहाँ है आर्टिकल अ का इस्तेमाल। वेयर देयर इज अ विल, देयर इज यहाँ क्या आएगा? अ वे, क्योंकि यहाँ तादाद में सिर्फ एक चीज़ की बात हो रही है और यानी ये सिंगुलर अल्फाज हैं और ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। विल और वे के शुरू में आ रहा है लेटर W जो कि एक कॉन्सोनेंट है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी जहाँ लगन होती है वहाँ रास्ता मिल जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। इज ब्लैंक फेमस प्रोवर्ब। तो यहाँ क्या आना चाहिए? इज अ फेमस प्रोवर्ब, एन फेमस प्रोवर्ब या द फेमस प्रोवर्ब? यहाँ आएगा इज अ फेमस प्रोवर्ब। अब आगे पढ़ते हैं। मैनी ब्लैंक वाइज मैन हैज अप्रूव्ड इट। तो यहाँ आएगा आर्टिकल अ, मैनी अ वाइज मैन हैज अप्रूव्ड इट। इसके आगे पढ़ते हैं। इट इज ब्लैंक ऑल टुगेदर रॉन्ग नोशन टू इग्नोर इट। तो अब यहाँ क्या आना चाहिए? एरो के बाद जो लफ्ज है वो एक वाल से शुरू हो रहा है और इस जुमले में ये कहा जा रहा है कि इस कहावत को नज़रअंदाज करना एक गलत बात होगी। तो यहाँ आएगा इट इज एन ऑल टुगेदर रॉन्ग नोशन टू इग्नोर इट। अगला जुमला, ब्लैंक पीपल हु अडॉप्ट दिस फाइंड ब्लैंक प्रिंसिपल फाइंड ब्लैंक अल्टीमेट विक्ट्री, यानी जो लोग इस बेहतरीन असूल को अपनाते हैं वो आखिरकार कामयाबी पाते हैं। तो इस जुमले को शुरू होना चाहिए द के आर्टिकल से जो कि है डेफिनेट आर्टिकल, यानी वो लोग, द पीपल हु अडॉप्ट दिस फाइन, यहाँ किसी आर्टिकल की भी ज़रूरत नहीं है, प्रिंसिपल फाइंड। अब इसके बाद एन के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसके बाद में आने वाला लफ्ज़ तादाद में एक है और ये वाल से शुरू हो रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। ब्लैंक मैन हु डज नॉट ब्लैंक एक्ट अपॉन दिस रूल कैन नॉट सक्सीड इन ब्लैंक लाइफ, यानी कोई शख्स अगर इस असूल पर अमल नहीं करेगा तो वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। तो जब कोई शख्स कहेंगे तो यहाँ आना चाहिए अ, और इसे हम कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि ये जुमले के शुरू में आ रहा है। अ मैन हु डज नॉट, यहाँ किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। एक्ट अपॉन दिस रूल कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ, क्योंकि यहाँ भी किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। अब आखिरी जुमला, व्हाट ब्लैंक लेसन इट हैज़ ब्लैंक फॉर ऑल ऑफ अस, यानी क्या ही सबक है इसमें हम सब के लिए। तो यहाँ आएगा व्हाट अ लेसन इट हैज़ फॉर ऑल ऑफ अस, यहाँ आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये पैराग्राफ मुकम्मल हो गया। चलिए इसे मिलकर पढ़ते हैं। वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे is a famous proverb. Many a wise man has approved it. It is an altogether wrong notion to ignore it. The people who adopt this fine principle find an ultimate victory. A man who does not act upon this rule cannot succeed in life. What a lesson it has for all of us.
अब आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए।